जिम्मेदारी कौन लेगा? लोग दूर दूर से दिल्ली आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, सपना लेकर आते हैं कि वो सिविल एग्जामिनेशंस क्रैक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो सपने क्या पानी में बह गए, बेसमेंट में जमींदोज हो गए? इसी पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। अनुज अत्रे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। संजीव नासियार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। AK शर्मा, पूर्व चीफ दिल्ली फायर सर्विसेज की तरफ से। और समीर चौगंकर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं संजीव जी। संजीव जी, जिम्मेदारी ये किसकी है? थोड़ा इसको तय करके बता दीजिए। अगर पानी जा रहा है, बेसमेंट में इलीगल्स चल रही हैं, लाइब्रेरीज चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर दर्शक समझना चाहे, देश में बैठे लोग समझना चाहें कि नहीं भाई जिम्मेदारी तय हो कि ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसको चेक एंड बैलेंस देखेगा? क्या इस हादसे का हम इंतजार कर रहे थे? उन 3 बच्चों के लिए जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, सबसे पहले तो इससे दर्दनाक हादसा कभी हो नहीं सकता। उन तीनों बच्चों की आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को शक्ति मिले, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको सांत्वना और इस कष्ट की घड़ी में जो उनके परिवार पे बीत रही है उसके लिए हम उसमें शरीक हैं। स्वाभाविक तौर पे देश की राजधानी में इस तरह की घटना हो, ये इससे दुखद बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ऑफिसर्स जिनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उनके व्यवहार में ऐसा बदलाव पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें हैं, दिल्ली इज द एक्सेप्शन, कि दिल्ली के अंदर ऑफिसर्स चुनी हुई सरकार के मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। 6 फरवरी को मीटिंग बुलाई जाती है, 13 फरवरी को मीटिंग बुलाई जाती है, ऑफिसर्स नहीं आते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं आते हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी साजिश के तहत दिल्ली वालों को इस लेवल पे प्रताड़ित करने के लिए, आपको ध्यान होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने शुभेंदु जी एक रिप्लाई दे दीजिए छोटा सा। आ रहा हूं शुभेंदु जी। अधिकारी जब रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं मंत्री को, दिल्ली सरकार को, तो ये जिम्मेदारी तो फिर बीजेपी की हो गई ना? बच्चे मर गए यहाँ पे, आप मजाक बना रहे हैं। आपने नाले साफ किए, आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? दसियार साहब, शुभेंदु जी, इस दुख की घड़ी में राजनीति मत कीजिए। इस दुख की घड़ी में राजनीति मत कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से अध्यादेश लाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्विसेज को जो है वो चुनी हुई सरकार को दिया था। चुनी हुई सरकार के साथ आप चिट्ठी अधिकार छीनने का और इसी वजह से हम पिछले 11 साल से सत्ता में हैं। कभी दिल्ली के अंदर ऐसा हालात पैदा नहीं हुए। ये लोग एक साजिश के तहत दिल्ली वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दिल्ली में जब पानी की कमी होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। दिल्ली में जिस तरीके से डिशिल्टिंग को लेकर मंत्री जी ने जारी किया है, ऑफिसर जितने रिस्पॉन्सिबल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए शुभेंदु जी। आपकी पार्टी सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं कर रही है। आपको उस कष्ट के खड़ा होना चाहिए। वो जो बच्चे हैं वो आप और हमारे बच्चे हैं। आप उनके परिवार के साथ क्या बीत रही है, आप राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपका कोई भी सांसद, ठीक है, आ रहा हूं। एक बार अनुज को जोड़ते हैं। अनुज, ये जो पूरा मामला है, ये मामला ब्लेम गेम का हो गया। आम आदमी पार्टी और भाजपा को आपने सुना ही है। 3 बच्चे हमारे बीच में नहीं है, और ये बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली राजधानी है देश की। यहां लोग पढ़ने आते हैं, व्यापार करने आते हैं, सरकारी काम करने आते हैं। यहां पर पानी भर जा रहा है, बच्चों की मौत हो जा रही है। सोचने वाली बात है। कोई आदमी अगर वॉशिंगटन में बैठा होगा, लंदन में बैठा होगा, और वो ये खबर देखेगा, ये खबर पढ़ेगा, उसके दिमाग में क्या इमेज जाएगी? समीर सर, ये तो ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी कहेगी साहब अधिकारी मुझको रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करते हैं। बीजेपी कहेगी आपकी सरकार है, एमसीडी आपके पास है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? या तो हम ही लोग जिम्मेदारी लेना शुरू कर लें, अपनी जिम्मेदारी लेकर इस पर बहस कर रहे हैं कि शायद आंख खुल जाए लोगों की। देखिए, दिल्ली लावारिस है इस समय। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां पर है इस समय? कौन है जो दिल्ली के बारे में निर्णय लेगा? अगर मेयर कह रही है कि मेरी सुनी नहीं जाती, तो मेयर ने क्या ये कहा कि अधिकारी मेरे सुन नहीं रहे? पार्षद कहाँ है इनकी पार्षद इस समय लंदन में है, राजेंद्र नगर की पार्षद आरती। आम आदमी पार्टी
कि जो पार्षद है वो विदेश में यात्रा कर रही है। और ये तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से राघव चड्ढा विधायक रह चुके हैं। इतने बड़े बड़े पाठक साहब वहां से विधायक है। दिल्ली में पूरा लावारिस कर दिया, कोई देखने को तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी को शर्म नहीं आ रही है कि सिवा भ्रष्टाचार करने के उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पार्षद पैसे लेता है, आपका विधायक पैसे लेता है, आपको 1-1.5 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं गए आप वहां पर देखने? एमसीडी का काम है ये। हर बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में क्लासेस चल रही है, हर बेसमेंट के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। क्या एमसीडी का अधिकारी को गया था देखने? क्या पार्षद वहां देखने गया? ओबेराय तो मेयर है दिल्ली की, क्या वो देखने गई थी एमसीडी की मेयर वहां पर क्या स्थिति है? और अभी 4 दिन पहले ट्वीट किया था एमसीडी के मेयर ने कि दिल्ली में पानी का आनंद लीजिए, बहुत अच्छा है, बच्चे पानी में डूब के मर रहे हैं। इन नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। आप सत्ता में परिवर्तन के लिए आए थे, जन आंदोलन से निकली पार्टी इतनी भ्रष्ट हो जाएगी। और इस तरीके से आपका पॉइंट में ले लिया। आपका कहना है कि दिल्ली लावारिस है। राजेंद्र नगर से जो काउंसलर है वो फिलहाल लंदन में। ठीक है, आता हूं आपके पास। एक बार संजीव जी आपसे आंसर भी लूंगा। भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रोफेसर साहब, क्योंकि अखिलेश यादव ने युवा के समर्थन में इस मुद्दे को आज उठाया है और एक चिट्ठी भी लिखी है स्पीकर साहब को, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? हालांकि उन्होंने कंपेयर किया कि साहब यही स्थिति कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। देखिए, पहले तो आज देश ने अपने 3 भविष्यों को खो दिया और इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी महसूस करती है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि बहुत ही संवेदनशील नेता हैं, न केवल इसका सदन में उन्होंने संज्ञान लिया और अपनी बात को रखा, और बल्कि ये भी कहा कि उस परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिलना चाहिए। हालांकि जो ये मुआवजा है, इससे उनकी क्षति तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित तौर पे एक सहारा जरूर बन सकता है इस समय उस परिवार का, क्योंकि वो परिवार के जो बालक है अपने प्रदेशों से दूर, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा तेलंगाना और अन्य राज्यों के भी बालक थे, 3 बालक थे। तो निश्चित तौर पे वो जिन्होंने अपने बालक को खोया है, उनको निश्चित तौर पे एक राहत सरकार को देनी चाहिए, और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा होनी चाहिए। और आज ये प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ? आज क्यों उत्तर दिल्ली में ये स्थिति बनी हुई है कि चर्चा ये हो रही है दोषी कौन? कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी दोषी है, कोई कह रहे एलजी साहब दोषी है। और हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अब देश के सर्वोच्च न्यायालय की, चूंकि मैं भी कानून का विद्यार्थी हूँ, तो देश के जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, दिल्ली प्रदेश के हक में आया था, तो सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि उसको एक अध्यादेश लाके पलट दिया जाए? अगर वो दिल्ली को कानून, अनुज, क्योंकि आप दिल्ली से ही हैं, जो स्थिति है वो भयावह है। ठीक है, आप लोग बयान करते रहिए, बहस करते रहिए, ठीक है, 1 घंटे का समय मैं भी कर लूंगा। कल शायद चीजें भूल जाएं, परसों भूल जाएं, लेकिन आप देखिए ना, कभी भी आग लग जाती है, अस्पताल में आग लग जाती है, बिल्कुल नए बच्चे मर जाते हैं। यहां पर जो आदमी जो अपने बच्चों को भेज रहा है दिल्ली पढ़ने के लिए, वो सपना मर गया साहब। अब आप सोचिए कि जो आदमी इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर में बैठा होगा, मिर्जापुर में या बिहार में बैठा होगा, जो अपने बच्चों को भेजता है, जब वो ये खबरें देखेगा तो क्या उसका दिल भारी नहीं हो जाएगा? या वो माँ बाप जिनके बच्चे यहां तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे साहब, कैसा कोचिंग सेंटर है, कहीं पानी ना भर जाए, कहीं आग ना लग जाए? ये तो मूलभूत चीजें साहब। अनुज, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की हुई पड़ी है। ये केवल सवाल एक इंस्टीट्यूट या एक बेसमेंट का नहीं है रजत जी। सवाल ये है कि वहां पर कुछ और भी चल रहा होता अगर उस भवन में, तो भी तो लोगों की जानें चली जाती। बिल्कुल ठीक है। तो क्या तब हम उस बात को नहीं मुद्दा को उठाते? सवाल इस बात का उठना चाहिए कि जरा सी बारिश में इतना भयंकर पानी जो आ गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो नाकामयाबी किसकी है? आखिर ऐसा क्यों कारण हो रहा है बार बार दिल्ली में कि जरा सी बारिश होती है, अमूमन तो बारिश पड़ नहीं रही है, पूरा मानसून जो है सूखा जा रहा है। पहली बारिश प्री मानसून वेडिंग हुई थी, उसमें पूरी दिल्ली डूब गई। तब इन्होंने बोला कि हम तैयार नहीं थे, कि जो है अनुमान से ज़्यादा बारिश हो गई है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से बयान आया था। अभी बता दीजिए, अभी ये जो 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है,
ये कोई पहली बार वहाँ राजेंद्र नगर में बारिश नहीं है, में पानी नहीं आया, उससे पहले भी वहाँ पर पानी आया, उससे पहले भी इतनी तेज वहाँ नाला, क्योंकि नाले की सफाई नहीं हुई, पानी का फ्लो नहीं है। आज आप चले जाइए दिल्ली की एक और वाल्मीकि बस्ती है वहाँ पर उधर महरौली में, फतेहपुर बेरी में, वहाँ 5-5 फीट पानी भरा हुआ है और लोग किस हालात में रह रहे हैं वहाँ पर। तो क्या ये दिल्ली का हर कोने का इस तरह का मंजर हुआ पड़ा है कि जरा सी बारिश में दिल्ली बदहाल हुई हुई है, और इनकी तरफ से क्लेम ये किया जाता है कि जी हमने 90% नालों की और नालियों की सफाई कर आप दी है, भी तो साथ में ही सिर्फ साफ चुनाव कर लड़ दी है। रहे थे अनुज इसका मतलब जी। 90% आप आपने कहाँ स्टॉप कह किया रहे है, थे कि उसका नहीं खर्चा साहब किया है आपने। आम आदमी पार्टी अलग है और कांग्रेस अलग है? आप तो लोकसभा चुनाव साथ में थे ना, अभी भी इंडिया अलायंस साथ में है। देखिए निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव साथ में लड़े थे, सीट शेयरिंग फॉर्मूला के बेसिस पे साथ लड़े थे, लेकिन दिल्ली की सरकार को हमारा कोई समर्थन नहीं है। ठीक हम है। कल भी इनके खिलाफ संजीव, मुद्दों दो को चीजें लेकर के हैं, खड़े थे, एक जनहित जो के अनुज मुद्दों अत्रे पर, ने कहा कि और साहब आज भी इस मामले जनहित के में मुद्दों पर बिल्कुल इनके कोताही खिलाफ नहीं खड़े हैं। बरती जाएगी, पहला। दूसरा, समीर सर ने इस बात को कहा था कि साहब काउंसलर कहाँ है? लंदन में। बिल्कुल लावारिस दिल्ली पड़ी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? संजीव, दो लोगों के आंसर, उसके बाद आ रहा हूं अवस्थी जी आपके पास। रजत जी, दिल्ली बिल्कुल लावारिस नहीं है। दिल्ली में जो सबसे बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची गई है, वो पानी उसका थोड़ी ना सबसे भारतीय बड़ा- जनता पार्टी ने भर दिया वहां पे साहब। असली में उससे बड़ा एग्जांपल मैं, रजत जी मेरे को 1 मिनट दीजिए। हाँ लीजिए लीजिए। क्योंकि हम वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारी सरकार है, लेकिन ये हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है हाँ। जिसके सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलीगल तरीके से छीन लिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ये नहीं मानते हैं। माननीय मंत्री जी ने 6 फरवरी से लेकर और 10 मई तक लगातार पत्र लिखे। कंपनी से जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने 5 जून को एक पत्र लिखा और उसमें अपडेट मांगी गई थी मंत्री जी द्वारा कि जो सिल्टिंग है सभी नालों की, उस पर आप अपडेट दीजिए। अब बताइए कि कितनी रिसिल्टिंग हो गई है। ठीक है। उन्होंने कहा 5 संजीव जी कह रहे हैं कि साहब ये भेदभाव है, आपने सारी पावर्स अपने हाथ में रख ली है, तो आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक करें क्या? सब कुछ तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दिया है। ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन मांगते अवस्थी हैं, जी, सुनिए, लेते हैं। देखिए और किसी नसीहत ऑफिसर्स साहब को ये कहते हैं कि संजीव जी अब ये सुन लीजिए नसीहत- आंसर। मैंने जो आपका सवाल था संजीव बढ़ा दिया, साहब- बीजेपी के प्रवक्ता आंसर देंगे। संजीव जी नहीं लेते हैं। संजीव ये जी सुना भी बैंकों से मालिक बने बैठे हुए हैं। सुना भी करो, कभी कभी सुना भी करो। मेरा ये कहना है कि जब पानी की कमी थी, समर एक्शन प्लान तब आपने फरवरी के फर्स्ट वीक में होना चाहिए था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 26 को पहली मीटिंग करी, जब पूरी दिल्ली पानी को रो रही थी। तब भी हम चैनल पे आपके लोगों के साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अभी मानसून को आने दो, अभी पानी के लिए रो रहे हैं, तब हम पानी भर जाएगा, क्योंकि नालों की क्योंकि आपकी साजिश है। चिल्लाओगे, आपने ये साजिश रची हुई है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए मालूम है। संजीव साहब, आपके जब बोला पानी नहीं की बोला कमी मैंने थी, मैंने तो आपके आप बीच में जिम्मेदार नहीं थे। बोला। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप बिल्कुल शांत होकर सुनिए तो फिर जवाब दीजिएगा। फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में मीटिंग होती है विंटर के लिए, और उसमें कितने नाले सफाई हुए इसकी लगातार 3 मीटिंगें होती हैं, 4 मीटिंगें होती हैं। एक मीटिंग नहीं करी आपने, मजाक कर रहे हो आप सबके सामने। और उसके बाद अतिशी ने और सौरभ भारद्वाज ने, दोनों ने यहाँ पे एक पीसी खेल रहे थे आप लोग, और उसमें कह रहे थे कि हमने अब दिल्ली को साफ कर दिया, 90% पूरा साफ हो गया। तब कहां से आपने झूठ बोला था? क्या उस दिन पीसी में आप सब लोग झूठ बोल रहे थे क्या? दिन भर पीसी से आपको फुर्सत नहीं है। दिल्ली में पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अतिशी, दुर्गेश पाठक और जितने लोग हैं ये जुड़े हुए, शैली ओबराय, उनको रिजाइन करना चाहिए और गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक है, आ रहा हूं एक बार फिर से समीर सर के पास। समीर सर, जो दिल्ली है उसका मॉडल थोड़ा अलग है अन्य राज्यों से, फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा नहीं है, पहले भी ऐसा था। लेकिन क्या आपको लगता है कन्फ्रंटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है केंद्र सरकार में और दिल्ली सरकार में, इसके कारण जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान हो रहे हैं? देखिए, मैं आपका प्रश्न पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मैं जो समझ पाया उसके मेरे हिसाब से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान एलजी से लड़ाई लड़ते रहो, केंद्र सरकार से लड़ते रहो, सबसे लड़ो, दिल्ली का विकास मत करो। पहले कहते थे कि मेरे पास आधी दिल्ली है, एमसीडी आ जाएगी तो मैं दिल्ली में चमत्कार कर दूंगा। अब जनता ने एमसीडी भी आपको दे दी। अब एमसीडी की क्या हालत है? पहले आप कहते थे मुझे दिल्ली की सरकार दीजिए, मैं दिल्ली को सोने की चिड़िया बना दूंगा, दिल्ली में पानी की समस्या नहीं रहेगी। लोग पानी के लिए दिल्ली में तरस रहे। आप देखिए, जल बोर्ड इनके पास है,
पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा। अभी हम सब ने पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि 1.5 महीने पहले दिल्ली की जनता पानी के लिए कैसे तरस रही थी। पानी के टैंकर माफियाओं के सामने जनता कैसे गिड़गिड़ा रही थी पानी के लिए। जल बोर्ड तो इनके पास है ना, उसमें तो केंद्र का कोई दखलंदाजी नहीं है। दिल्ली की जनता को पानी दे नहीं सकते। पानी ज्यादा पड़ता है तो दिल्ली की जनता को ये डूबने से बचा नहीं सकते। नाले की सफाई नहीं करते। ऑडिट कराया क्या अरविंद केजरीवाल? इतना पैसा मिलता है एमसीडी को, कहाँ गया? दिल्ली सरकार को इतना पैसा मिलता है केंद्र सरकार से, वो कहाँ गया? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार है और मुख्यमंत्री जाके जेल में बैठे हुए? अगर बंद कर दिया है आपको तो आप इस्तीफा दीजिए ना, मुख्यमंत्री दीजिए। एलजी को अगर बात करनी हो तो किससे बात करेंगे? कैबिनेट की बैठक करना होगी तो मुख्यमंत्री नहीं है, कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? संजीव एक बार आंसर दे दीजिए, फिर भुवन भास्कर जोशी जी के पास जाना है। निपटने के लिए संजीव तो एक बार आंसर मुख्यमंत्री दीजिए। नहीं है। रजत जी, हमारे 20 राज्यों के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के या दूसरी पार्टियों के, एक भी मंत्री ऐसा बता दें जिसने डीसिल्टिंग को लेके अपने ऑफिसर्स को इतने पत्र लिखे हो, इतनी बार रिक्वेस्ट की हो और रिप्लाई आया? जो अभी पत्रकार महोदय कह रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी ने बोला है कि 85% डीसिल्टिंग हो चुकी है। उसके बिहाफ पे हमारी स्टेटमेंट है। आज ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको एक्सटेंशन देते हैं। चीफ सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दिल्ली सरकार को फेल करने की साजिश लेफ्टिनेंट गवर्नर रच रहे हैं, लेकिन उनको रिटायरमेंट के बावजूद उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है। ठीक है, दिल्ली में मुख्यमंत्री क्यों नहीं जनता पार्टी का है? दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के क्यों है? आप जवाब दीजिए ना। 1 मिनट भी नहीं लगाई थी। मेयर क्या साहिबा दिल्ली की जनता को ऐसे ही मुख्यमंत्री की सबसे जरूरत नहीं है? पहले कौन पहुंचा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो नेक्स्ट डे गए हैं। सबसे पहले मेयर साहिबा वहां पहुंचती हैं। मेयर साहिबा और हमारे सारे विधायक और सारे। ठीक है, आ रहा हूं। हमारे साथ एके शर्मा, आरती चावला कहाँ है आपकी कॉर्पोरेटर? दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं। आ रहा हूं, आरती सर, आ चावला रहा हूं, आपकी संजीव। कॉर्पोरेटर कहाँ पर है? समीर सर, संजीव जी आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। एक बार जाए शर्मा सर के पास चलना। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आप लेट आए तो आपको बता दूं, हम डिस्कशन यही कर रहे थे। तो कन्फ्रंटेशन है, आम आदमी पार्टी सरकार कह रही कि नहीं साहब हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारे अधिकारी सुनते नहीं है, हम काम कैसे करें। बीजेपी कह रही साहब पहले सरकार भी ले लीजिए, एमसीडी भी ले लीजिए, काम तो करिए। मैं सर पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग आपसे समझना चाहता हूं। जो दिल्ली की सिचुएशन है, होटल्स में करोल बाग में आग लगती है, दिल्ली में जो अस्पताल था हमने देखा उसमें आग लगी, छोटे छोटे बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई, पानी भर जाता है, एस्पिरेंट आईएएस एस्पिरेंट्स 3 बच्चों की मौत हो गई। इसका रूल बुक क्या कहती है? क्या वो रूल बुक आज चेंज नहीं हुई समय के हिसाब से, इसलिए ये दिक्कत है? क्या उस रूल बुक को दिल्ली के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हादसे हो रहे हैं? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? शर्मा सर। देखिए, दिल्ली फायर सर्विस का एक एक्ट है, 2010 में बना था और उसके अंतर्गत रूल भी बने गए थे। और उस एक्ट में प्रावधान है, सर्टन बिल्डिंग जो हैं वो आइडेंटिफाइड हुई हैं जिसमें कि फायर सेफ्टी के प्रावधान होने चाहिए। और वो प्रावधान कैसे होने चाहिए? वो बिल्डिंग बायलॉज और एनबीसी के हिसाब से। तो जो बिल्डिंग आइडेंटिफाइड हुई हैं उनको ये प्रावधान जरूरी है। और उसके बाद जो है वो दे कैन कम टू द अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग ए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। नाउ दिस डज नॉट मीन, ये कहीं नहीं है कि जो बिल्डिंगें इसमें आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन घर ही है, छोटा सा घर है, तो उसमें क्या प्रावधान नहीं होने चाहिए? तो लोगों को वो अपने आप प्रावधान करने पड़ेंगे। कुछ बिल्डिंग्स और जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेल्फ रेगुलेशन में रखा गया है ताकि उसकी गाइडलाइन दी हुई है, जो ऑक्युपायर है, जो ओनर है, वो उनको प्रावधानों को अपने यहाँ लगाए और उसकी डिक्लेरेशन अथॉरिटी को दे दे। तो ये सारा सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, जिसके तहत एनबीसी और बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के अंतर्गत इसमें फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट किए जाते हैं। ठीक है, आ रहा हूं भुवन भास्कर जोशी जी के पास। जोशी, ये एक टिप्पणी वाइस प्रेसिडेंट की चेयर से भी आ जाई। उन्होंने कहा साहब ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बिजनेस सेंटर्स बन गए। अब वो नहीं रह गई कि साहब
गुरु और शिष्य वाली परंपरा कहीं खत्म होती दिखाई पड़ती, पहला। दूसरा, क्या इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन आ गया है कोचिंग सेंटर्स में खास तौर पे कि वो अब बच्चों की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह पढ़ा रहे हैं, कहां पढ़ा रहे हैं, किस स्थिति में पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ हेड काउंट कर रहे हैं कि नहीं साहब इतने बच्चे हमें चाहिए।